चलो कैन वी स्टार्ट। चलिए, तो एक बार क्विकली विल रिवाइज व्हाट वी आर सीन सो फार एंड देन वी विल डिस्कस विद और कंटिन्यू विद टुडेस डिस्कशन। ओके, तो पहले हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे। इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड which is economia or okonomia, whatever you pronounce, which means household management। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स वाज बीन रिटन इन विच ईयर? 1776 बाय एडम स्मिथ, जिसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्थ ऑफ नेशन, एब्रीवेटेड एज वेल्थ ऑफ नेशन। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस मींस मतलब क्या? रिसोर्सेस वो सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस है दे आर लिमिटेड और रिलेटिवली स्कैर्स। तो स्कैरसिटी जो है वो सिर्फ नंबर में नहीं है, इन रिलेशन विथ अनलिमिटेड वांट्स स्कैरसिटी है। ओके, रिलेटिवली का वर्ड हम कम यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं इन रिलेशन। तो resources are scarce in relation with unlimited wants। हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इट इज दिस स्टडी ओनली कि हाउ कोई भी कंट्री ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है यूज करेंगे टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। बट ये डेफिनेशन जो ये ओल्ड डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या कहा है कि ये जो डेफिनेशन है ये भले करेक्ट है बट इट इज इनकम्प्लीट। So what modern definitions are saying, as a first part this definition is correct, but apart from that as a study matter economics we have to also focus on some other concerns. The first concern, on one side everything is improving, increasing, production improve हो रहा है, then new what we can say source of raw material are being improved, new technology are being improved, labor का skill set develop हो रहा है, तो everything is developing on one side। So this on one hand you have to focus on. On the contrary, on other side we have observed कि every year जो growth है वो smooth नहीं होती। some years growth constant रहती है, some years में growth negative भी होती है। जैसे during COVID time the production has not improved, in fact production नीचे गया था हर एक कंपनी का। तो as a study of economics हमें ये दो matters या दो aspects पे भी focus करना है। ओके, फर्दर हमने देखा था कि as a economics analysis what are the fundamental matters connected। तो 3 पॉइंट याद रखने थे। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस लेवल क्या होगा एंड ओवरऑल इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, राइट। इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन करा था इन्फ्लेशन रिलेटेड, राइट। सेकेंड पॉइंट, हाउ in a country there is a economic prosperity and higher standard of living, whereas in some other countries there is poverty and poor standard of living in other countries। ये आपका इकोनॉमिक्स का एज अ स्टडी मैटर होगा। एंड थर्ड, some firms are making extraordinary profit while others have been closed down। these are the fundamental matters। तो हमने आगे डिस्कशन करा था बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में जो भी हम थियरी पढ़ेंगे जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट, ये सारे थियरीज आपको बिजनेस में कैसे हेल्प करेंगे टू टेक डिसीजंस, ये हमें पढ़ाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहां पे हम मोर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी, हाउ इट विल बी हेल्पिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द प्राइस। तो ऑप्टिमम प्राइस कैसे या इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन करनी है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होना चाहिए, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए, ये प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस में स्टडी करेंगे एज अ फर्स्ट पार्ट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर इज डिफरेंट थिंग, नेशनल इनकम या ग्लोबल सिनारियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट की, ओके, माइक्रो वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस किया था, इट डील्स विद साउंड डिसीजन मेकिंग, और वी कैन से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड करता है साउंड डिसीजंस पे।
हमने एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करा था कि ऐसे कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनके गलत डिसीजंस की वजह से फेल हो चुके हैं। जैसे नोकिया हमने डिस्कस करा था, ब्लैकबेरी हमने देखा था, याहू याहू के बारे में ज्यादा डिस्कस किया नहीं था, लेकिन आपको पता है याहू एक कंपनी हुआ करती थी विच वाज इन टेक्नोलॉजी। एंड पहले जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब अभी जो ब्राउजर हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले ब्राउजर आया था याहू का, इंटरनेट एक्सप्लोरर करके था। ओके, तो ये याहू का था, ये सुभिक्षा मार्ट, इनके इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज व्हिच हैज बीन फेल्ड ड्यू टू रॉन्ग डिसीजंस, वेयर एज सम अदर कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, टेस्ला या जियो, उनके डिसीजंस की वजह से दे हैव अर्नड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, राइट। एप्पल की अगर हम बात करें तो इनोवेटिव कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि पहली बार आप मोबाइल फोन तो यूज करते हैं, स्मार्टफोन, आपको पता है स्मार्टफोन आने से पहले जो मल्टीमीडिया फोन हुआ करते थे, मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे टाइम वो बटन वाले फोन थे, उसमें तो मल्टीमीडिया कुछ दूर दूर तक संबंध नहीं था, लेकिन उसके बाद मल्टीमीडिया फोन आए थे, लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं थे। अगर एक कोई फोटो जूम करना हो तो कैसे करना पड़ता था पता है, राइट साइड में कॉर्नर में एक प्लस बटन हुआ करता था एंड राइट अनदर कॉर्नर में माइनस बटन, तो हमें प्लस बटन पे कंटिन्यूअसली ऐसे प्रेस करना रहता था तो फोटो जूम होता था, एंड माइनस पे अगर आप क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। आज के डेट में ऐसे कोई आपको हेडेक है, आप क्या करते हो, पिंच से जस्ट जूम करके देखते हो। ये पिंच की टेक्नोलॉजी लाई थी एप्पल ने फॉर द फर्स्ट टाइम। फोटो स्क्रीन पे जस्ट आप ऐसे पिंच करके या पिंच आउट करके आप फोटो जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी लाई थी एप्पल ने। ओके, तो एप्पल का ऐसे ब्रांड वैल्यू क्रिएटेड नहीं है, देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएटेड है। ओके, तो मेनी केसेस इनोवेशन जो फर्स्ट लाया था ये एप्पल ने लाया था। अनदर वी कैन से एप्पल का ब्रांड वैल्यू क्यों है, बिकॉज ऑफ डेटा शेयरिंग। आपको पता है एप्पल का जो डेटा होता है वो शेयर नहीं होता, एंड जो एप्स आते हैं, आप में से कोई एप्पल यूज करता है, आप यूज करते हो, तो यू नो कि व्हाई एप्पल वी आर यूजिंग। कौन यूज करता है ना तुम, कोई एनीवन इज यूजिंग द एप्पल, एनीवन यूज कर रहे तो बताओ ना, कौन सी एप्पल यूज करते हैं, आप यूज करते हो, अब मैं यूज करता हूं, लेकिन वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मुझे पता है ना मैं यूज कर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप में से कोई यूज करते है कि नहीं। रीजन क्या है इसका, एंड्रॉइड के केस में अब आपको पता है कि एप्पल में बहुत सारे जो एप्स आते हैं वो प्राइस पे आते हैं, राइट। मतलब एप्पल पे जो एप्स कोई भी डाउनलोड करना हो, इंस्टॉल करना हो, तो हमें प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन एंड्रॉइड में सारे एप्स फ्री है, राइट। तो एंड्रॉइड पैसे कैसे कमाता है, जब सब कुछ आपको फ्री में दे रहा है, तो हाउ एंड्रॉइड, पहले तो एंड्रॉइड किसका है, गूगल का है। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल का, तो गूगल आपको ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम दे करके पैसे कैसे कमा रहा है, ये भी सोचा आपने, हाउ गूगल इज अर्निंग। गूगल इज वन ऑफ द व्हाट वी कैन से अ ग्लोबल लीडर, उनका रेवेन्यू मींस वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट कंपनीज में से है, तो गूगल पैसे कैसे कमाता है, सब कुछ तो आपको फ्री दे रहा है। हाँ, नेट नाही, नेट इंटरनेट म्हणाला ना, इंटरनेट तर आपण यांना पे करतोय, जे मोबाईल ऑपरेटर्स आहेत, जसं एअरटेलला आपण पे करतोय किंवा वोडाफोनला पे करतोय, सो अँड्रॉइडला जात नाही ते पैसे। आपला डाटा ट्रांसफर करना, एग्जैक्टली। गूगल आपको सब कुछ फ्री में देता है, बट यू आर द प्रोडक्ट फॉर द गूगल। ओके, आपका डेटा सेल किया जाता है, आपको पता है कि आपका डेटा जो है वो पूरा का पूरा ट्रैक किया जा सकता है। इनफैक्ट यू आर सो मॉनिटर्ड कि आपका हेल्थ रिकॉर्ड भी गूगल को पता रहता है, आप कहां कहां जाते हो एंड कौन से टाइम पे जाते हो, आप ये पूरा पता रहता है। आपको पता है गूगल किस लेवल पे मॉनिटरिंग करता है, द मॉनिटरिंग लेवल जब आप देखोगे तो यू विल बी वेरी शॉक्ड कि किस लेवल पे ट्रैकिंग होता है। आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ नहीं है, एक एक फोटो एक्सेस किया जा सकता है, अगर आपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ भी किया स्टिल दे कैन एक्सेस योर फोन, क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो शुरुआत में परमिशन आती है, याद है, तो हम विदाउट रीड करके अलाउ 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 करते हैं, तो बेसिकली ये अलाउ क्या होता है, दे आर सीकिंग योर परमिशन कि आपका जो कॉन्टैक्ट है वो सेव कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे जितने भी फोटोज है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आपका पूरा मोबाइल का डेटा या ईमेल सब कुछ वो ट्रैक कर सकते हैं, यहां तक कि
आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हो और कैसे ट्रैवल करते हो, टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो, फोर व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो, ये भी वो ट्रैक करते हैं। एंड उसके बेसिस पे डेटा आपका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है एवरी डे, ओके, एंड वो सेल किया जाता है। जैसे सपोज आप घर से यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, अब घर से आप यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे क्लास है, तो आप घर से यहाँ पे आ रहे हो, तो अगर डायरेक्ट आ रहे हो तो ठीक, बीच में ऐसे कहीं घूम के आ रहे हो तो बाकी भले किसको पता हो ना हो, गूगल को पता रहता है। एंड सपोज आप कहीं यहाँ पे शॉपिंग मॉल जा रहे हो, कोई यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है वहां पे जा रहे हो, तो गूगल ट्रैक्स कि आप शॉपिंग मॉल में डेली कौन से टाइम पे जा रहे हो, ओके, एंड दे विल क्रिएट योर बाइंग पैटर्न कि आप कौन से टाइम पे नॉर्मली क्या परचेस करते हो, गूगल पे सर्च क्या करते हो, एंड उसके बेसिस पे आपका डेटा सेल किया जाएगा नियर बाय शॉपिंग मॉल्स को, कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रीक्वेंटली विजिटिंग शॉपिंग मॉल, तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे बाय सेलिंग योर एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग देयर एडवर्टाइजमेंट। तो पर्सन टू पर्सन ट्रैकिंग होता है, एंड उस इस लेवल पे ट्रैकिंग होता है। मैं आगे जाके कभी आपको वीडियो दिखाऊंगा उसका। अगर आपने फोन स्विच ऑफ भी किया, स्टिल दे कैन ट्रैक यू। स्विच ऑफ तो दूर की बात है, आपने कार्ड निकाल करके भी घूम रहे हो, स्टिल दे कैन ट्रैक यू। तो दिस इज द लेवल एट विच गूगल इज ट्रैकिंग यू। ईच एंड एवरी डेटा ऑन योर फोन इज बिन ट्रैक। आपने सिंपल से कभी देखा रहेगा, जस्ट आज एक चेक कर सकते हो, आप एक क्या करो, गूगल पे कोई एक प्रोडक्ट सर्च करो, सपोज आपको शूज परचेस करने, जस्ट आज एक सर्च करो कि से एक एडिडास के शूज, एंड क्लोज कर दो। उसके बाद किसी भी शॉपिंग ऐप पे जाओ या कहीं भी सर्व करो, राइट साइड में शूज के एड्स दिखना स्टार्ट होंगे। तो दे आर स्टडिंग योर बाइंग पैटर्न, एंड देन आपका डेटा सेल किया जाता है। मतलब इमीडिएटली गूगल क्या करेगा, जो आपने सर्च किया है वो अमेजोन को डेटा सेल करेगा, तो अमेजोन के शूज रिलेटेड एड्स आने स्टार्ट होंगे आपको। समझ रहे हो? तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है, एंड एप्पल में ये डेटा शेयरिंग नहीं होता, ओके। योर डेटा इज वेरी सिक्योर। इनफैक्ट एप्पल के केस में पर्सन टू पर्सन एक कोडेड पासवर्ड होता है, ओके। आपका मोबाइल का जो डेटा है वो कोडेड पासवर्ड में होता है, अगर पासवर्ड गुम जाए तो वो ट्रैक करना डिफिकल्ट है, मतलब कंपनी से ही आप रिकवर कर सकते हो आपका डेटा, अदरवाइज दैट डेटा इज नॉट शेयर्ड। इसीलिए लोग कभी कभार एप्पल परचेस करते हैं, ओके। एंड बट प्रॉब्लम इज कि अब मेरे मोबाइल में, वैसे मेरा तो एप्पल का है तो डेटा शेयर नहीं होता, लेकिन मैंने गूगल मैप डाउनलोड करके रखा है, तो हाँ, बट बाकी का डेटा शेयर नहीं होगा, लेकिन मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ ये गूगल स्टडी करता है। एंड द हाइट, मैं अब नॉर्मली मैं घर कब जाता हूँ, से 6 to 7 to 8 बजे, ओके। जब भी मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा मोबाइल पॉकेट में हो या यहाँ पे हो, कोई मैसेज वगैरह नहीं आता। एंड व्हेन एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई गो एंड सिट माय कार, द मोमेंट आई स्टेप इनटू द कार, तो मुझे इमीडिएटली एक मैसेज आता है ऊपर कि यहाँ से मेरा घर डिस्टेंस एंड टाइम एंड विच वे, मतलब मल्टीपल, देयर आर 2 or 3 रोड्स जो मैं घर जा सकता हूँ। तो एडवाइस आता है कि टेक दिस, से रिंग रोड वाला रूट लो, वहां पे ट्रैफिक कम है। तो उनका प्रिसीजन देखिए कि जब मैं यहाँ पे हूं तो मुझे कोई मैसेज नहीं आता 6 to 8, बट मोमेंट आई स्टेप इनटू द कार, तो इमीडिएटली वो ट्रैक करता है कि अब माइट बी मोमेंट के बेसिस पे होगा या पार्किंग एरिया के बेसिस पे होगा, बट इमीडिएटली ट्रैक्स नाउ आई एम गोइंग होम। एंड सेम हैपेंस व्हेन मॉर्निंग आई एम कमिंग फ्रॉम से हाउस टू यहाँ पे ऑफिस, तो इमीडिएटली मैसेज आता है कि योर वर्क इज से 18 मिनट्स एट डिस्टेंस एंड दिस रोड पे ट्रैफिक नहीं है एक्सेट्रा। तो इस लेवल पे ट्रैकिंग होता है, ओके। तो ये प्रॉब्लम होता है गूगल के केस में। एप्पल के केस में डेटा शेयरिंग इज नॉट डन, एनी डेटा शेयरिंग इज नॉट डन। तो दिस वी कैन से is a domain, this we can say is of Apple. So because of this people are purchasing, and because of this we can say इनकी brand value है, okay। Samsung के केस में Samsung are offering n number of features, बहुत सारे फीचर्स Samsung ने पहली बार लाए थे, तो इसकी वजह से Samsung की भी एक ब्रांड वैल्यू है। टेस्ला के बारे में तो क्या n number of things are there, इलॉन मस्क के बारे में ना बात करें तो यार बेहतर है, इज अनदर लेवल पर्सन ओनली। जियो ने जब लॉन्च किया तो ऑलरेडी मार्केट एस्टेब्लिश था, ऑलरेडी वोडाफोन, आइडिया एंड देन एयरटेल ये मार्केट लीडर्स थे। बीएसएनएल तो छोड़ दो, वो कोई डिस्कशन ओरिएंटेड कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट इन्होंने कैप्चर करके रखा था। तो जियो ने आने के बाद कंपटीशन नहीं किया इन लोगों से, डायरेक्टली वो लेवल पे खुद को लेकर के गई कि बाकी के लोग अब इन जियो के साथ कॉम्पीट करने में इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि वोडाफोन एंड आइडिया को मर्ज करना पड़ा। मींस जियो ने लॉन्च करने के बाद टोटली मार्केट ही डिस्टर्ब कर दिया। अब पता है आपको कि जियो आने के पहले मंथली रिचार्ज कैसे हुआ करता था, जो नॉर्मल रिचार्ज है वो कुछ तो 200-300 रुपए का आता था, एंड देन
एक तो 150 या 200 रुपए में 1 GB नेट मिलता था पूरे मंथ के लिए। ओके, उस टाइम में पर मंथ 1 GB मिलता था, वो भी हमारे लिए सफिशिएंट होता था, उसमें भी बैलेंस बचता था। तो वी आर केयरिंग कि हाँ इसमें भी अभी 300-400 MB है तो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। लेकिन आज के रेट में आपको पर डे 1 GB मिलता है, वो भी फिर भी आज भी सफिशिएंट नहीं होता, राइट। तो दिस इज द लेवल इन विच मार्केट हैज चेंज्ड। तो जियो ने लॉन्च करके एक ब्रांड किया हुआ है। सो उनका ये डिसीजन था जिसकी वजह से दे हैव बिकम अ मार्केट लीडर नाउ। गेटिंग द पॉइंट? तो देयरफॉर वी सेड कोई भी बिजनेस का एक सक्सेस या सर्वाइवल डिपेंड करता है उनके डिसीजन मेकिंग पे। गेटिंग द पॉइंट? चलो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन। अब ये जो पॉइंट है यहां पे क्या दिया देखिए, डिसीजन मेकिंग। अब ऊपर क्या हमने रीड किया था कि सक्सेस एंड सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजंस। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये दिया है कि डिसीजन मेकिंग मतलब क्या। ओके, तो यहां पे हमने बस एक स्टेटमेंट रीड किया था, सक्सेस सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग मतलब क्या यहां पे दिया हुआ है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन of appropriate alternative that will provide most efficient means of attaining desired end, desired goal मतलब simple words में, from 2 or more alternative course of action। मीनिंग क्या है? डिसीजन मतलब क्या? जब आपके सामने मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन है, उसमें से आप एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हो, ओके, दैट इज अ डिसीजन। आई विल रिपीट, जब आपके सामने से ऑप्शन ए बी सी डी मल्टीपल ऑप्शंस है, ये मल्टीपल अल्टरनेटिव्स है, उसमें से बेस्ड ऑन कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कहां पे होगा उसके बेसिस पे आपने एक पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। तो व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस यू आर सिलेक्टिंग वन इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th कंप्लीट किया था, राइट। अब 12th कंप्लीट करने के बाद आपके सामने करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शंस क्या कहते हैं, क्या क्या कर सकते होते आप 12th के बाद? सीए कर सकते थे जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या था? सीएस कर सकते थे, बीबीए एमबीए कर सकते हो आप, बीकॉम और सीए में सीएफए, ओके, बीसीए, बीसीए एमसीए। बस पहले ये पता है क्या 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 है? बीसीए इज अ बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए इज अ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता है, सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, बीबीए योर बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम तो आपको पता है, सीए में इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है आपके सामने, ये मल्टीपल ऑप्शन थे, राइट। आपने इसमें से सीए सिलेक्ट करा है, तो कहना है ये आपका डिसीजन था ऑफ सिलेक्टिंग अ सीए, राइट। जब मल्टीपल ऑप्शंस थे आपने एनालाइज किया रहेगा, कुछ तो स्टडी किया रहेगा, कुछ तो एनालाइज किया रहेगा, या ऐसे ही सीए सिलेक्ट किया है, मेरा दोस्त सीए कर रहा है चलो मैं भी सीए कर लेता, ऐसे तो नहीं था ना। आपने सोच समझ करके डिसीजन लिया ना सीए करना है, राइट। मैं जब सीए कर रहा था तो हमारा एक ग्रुप था, ऑलमोस्ट 15-18 लोग हम सीए कर रहे थे, ओके। एंड फर्स्ट टाइम जब हमने एग्जाम दी उसके बाद मतलब ये 15-18 को जो हमारा ग्रुप था उसमें से एट द एंड सिर्फ 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे, मी, स्वरूप सर एंड एक और फ्रेंड था, बाकी के लोगों ने आधे में सीए छोड़ दिया। तो मेरा एक दूसरा एक मतलब बचपन से दोस्त था, उसको पूछा एक बार, मतलब जब P1 दे रहा था वो P1 फेल हुआ, उसको पूछा कि सीए क्यों कर रहा है, मतलब सीए के बारे में कुछ पता है नहीं। तो उसने कहा मला काय माहित नाही, तू कराल तस म्हणून मी सीए घेतलं मुझे कोई सीए में इंटरेस्ट नहीं है, तू कर रहा है बाकी के सारे लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने भी सीए लिया। और बाद में पता चला कि ये लेवल डिफिकल्ट होता है तो उसने सीए छोड़ दिया बाद में। बट ऐसे तो कहीं नहीं ना अपने यहाँ पे कैसे ही कोई फ्रेंड कर रहा है इसलिए कर रहा है, तो आपने सोच समझ करके डिसीजन लिया, राइट। तो कैन वी से दिस इज योर डिसीजन? इट इज अ डिसीजन व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपने एनालाइज करके आपके लिए जो बेस्ट इंटरेस्ट वाला जो कोर्स है वो सिलेक्ट किया है, दैट इज योर डिसीजन, राइट। से आपने 11th कंप्लीट किया था, ठीक है, 11th पास कर गया, उसके बाद 12th, क्या आप कह सकते हो कि मैंने 11th पास किया, अब मैंने डिसीजन लिया कि मैं 12th देने वाला हूं, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, राइट। जब दूसरा ऑप्शन नहीं है यहां पे ये आपका डिसीजन नहीं है, इन एनी वे 11th के बाद 12th ही करना है, ओके।
तो जब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, उनमें से एक कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। हैव यू अंडरस्टूड इंप्लीकेशन ऑफ दिस सेंटेंस? डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? एक प्रोसेस है सिलेक्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव, एंड किसके बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे? जिसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा या आपका जो गोल होगा वो अचीव होगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है? हाउ डिसीजन मेकिंग इज टू बी डन। अब डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? ये जो आपने सीए सिलेक्ट करना था, ये किसके बेसिस पे सिलेक्ट किया था? हर एक ऑप्शन का कुछ ना कुछ तो आपने प्रोज एंड कॉन्स लिखा रहेगा, राइट? मतलब आपने लिखा रहेगा कि अगर मैं बीसीए करूं तो इसमें क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ओके? तो क्या आपका कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा या नहीं है, राइट? आगे जाके सैलरी कितनी मिलेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक कोर्स का आपने भले लिखा नहीं होगा, मन में तो कैलकुलेट किया रहेगा। तो से प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करें तो सी एंड सी एस दोनों प्रोफेशनल कोर्स है, राइट? तो आपने सीए क्यों सिलेक्ट किया? जिनको से मैथमेटिक्स टैक्सेशन में इंटरेस्ट है उन्होंने सीए सिलेक्ट किया होना चाहिए। जिनको थियोरी में इंटरेस्ट है जैसे लॉ स्पेसिफिकली, उन्होंने सीएस सिलेक्ट करना है। अब मुझे बताइए, आप में से मैथमेटिक्स टैक्सेशन अकाउंट्स आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, देन सीए डिसीजन टेकिंग इज जस्टिफाइबल। मतलब मोर नंबर्स रिलेटेड, मोर प्रैक्टिकल थिंकिंग रिलेटेड जो सिलेबस है वो सीए का है, एंड सीएस का मोर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से, ओके? तो ये एनालिसिस आपने किया होना चाहिए, देन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस व्हिच इज बेस्ट फॉर यू, वो आपने सिलेक्ट करना है, राइट? तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं, आप क्या करते हैं? मल्टीपल ऑप्शंस है, उसके ऊपर रैशनल थिंकिंग करते हैं, रैशनल जजमेंट करते हैं, एंड देन यू सिलेक्ट व्हिच इज बेस्ट फॉर यू। दिस इज हाउ डिसीजन हैज टू बी डन, राइट? जब यहाँ पे कोई से बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस में कोई डिसीजन लेना हो, ओके? तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस हो। सपोज आज मेरे पास से 10 लाख रुपए है, ओके? 10 लाख रुपए में आइदर यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई एक नया क्लासरूम बना करके मैं एक बैच अनाउंस कर सकता हूँ, ये एक ऑप्शन है। या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट? अब मुझे डिसीजन लेना है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सम थिंकिंग मैंने डिसीजन लिया होना चाहिए कि अगर मैं बिजनेस में करूँ तो बेनिफिट क्या होगा, मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो रिस्क है या नहीं है, मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी मुझे एनालाइज करना होगा, एंड जो ऑप्शन मुझे बेस्ट रिटर्न देगा या मेरा जो गोल है वो सेटिस्फाई करेगा, वो ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है, राइट? तो दिस इज हाउ डिसीजन मेकिंग इज बीन डन। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट विल रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व क्या है? फिजिबल अल्टरनेटिव्स। तो पहले आपको ये देखना है कि फिजिबल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। वैसे तो 12th के बाद अगर करियर ही करना है तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी कर सकते हैं, ये भी एक करियर ऑप्शन है। लेकिन क्या ये आपके लिए फिजिबल है? ऑलरेडी आपने कॉमर्स लिया हुआ है, तो कॉमर्स से क्या हम साइंस डॉक्टर या इंजीनियरिंग में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। मतलब ये आपके लिए फिजिबल नहीं है, ओके? तो पहले क्या करना है? वो सारे ऑप्शन जो आपके लिए फिजिबल है वो आइडेंटिफाई करना है, ओके? एंड देन यू हैव टू रैशनली जज, मतलब रैशनली एनालाइज करना है, थिंक करना है उसके ऊपर, ओके? ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चॉइस द पर्टिकुलर अल्टरनेटिव विच अ डिसीजन मेकर फाइंड्स मोस्ट सुटेबल। तो जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल है उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना, मतलब डिसीजन मेकिंग। तो एक पैराग्राफ में हमें बताया कि डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या है, एंड एक पैराग्राफ में हमें बताया कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? अब यहाँ पे सम एग्जांपल्स दिए कि जो हमने कल कल नहीं प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस करा था ना कि एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में जाना या नहीं जाना है, तो व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आर बीन इलिस्ट्रेटेड कि कौन से इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, तो अपने एग्जांपल में कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं करना है, ये एक डिसीजन है। शुड द फर्म लॉन्च द प्रोडक्ट गिवन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट, तो इन कंपटीशन में हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करना है नहीं करना है, एंड लॉन्च करना है तो लॉन्चिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, ओके? जब भी हम एक अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो देयर आर टू स्ट्रेटजीज। when you are launching a product in the market, there are two strategies.
एक होता है स्कीमिंग स्ट्रेटेजी एंड एक होता है पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी। स्टडी किया है इससे पहले आपने? इसके मल्टीपल अल्टरनेटिव नेम्स आर देयर। स्कीमिंग स्ट्रेटेजी मींस व्हाट? जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज initially we are charging very high price of that product, we are charging very high price of that product and then gradually हम प्राइस लो करते जाते हैं। ओके, स्कीमिंग करना मतलब क्या? यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट में पहले हम एबनॉर्मली हाई प्राइस कोट करेंगे, तो जो रिच कम्युनिटी है पहले उनको स्कीम कर लेंगे। मार्केट अगर ये टोटल मार्केट है, ओके, तो मार्केट में कस्टमर किस तरह के होंगे? एक रिच कैटेगरी, एक मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। जैसे रिच कैटेगरी ये रहे, these are the rich category, then these are middle class and say these are lower middle class or poor class। तो जब हम मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, स्कीम करना मतलब क्या? इनिशियल जो लेयर है, ये जो प्रीमियम लेयर है, उसको हम स्कीम कर रहे हैं। ओके, मतलब उनको टारगेट कर रहे हैं। तो यहां पे हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? रिच कैटेगरी के ऊपर कर रहे हैं एंड वी आर चार्जिंग अ हाई प्राइस इनिशियली सो दैट वी कैन अर्न एबनॉर्मल हाई प्रॉफिट। ओके, तो शुरुआत में जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वी आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइसेस। एक बार हमने ये कैटेगरी पूरी एब्सॉर्ब कर ली, एक बार हमने ये मार्केट शेयर एब्सॉर्ब कर लिया, तो हम क्या करते हैं? ग्रेजुअली प्राइस कम करते हैं एंड देन वी फोकस ऑन दिस मिडिल क्लास। आर यू गेटिंग? सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वी आर लॉन्चिंग एट वेरी लो प्राइसेस, वी आर लॉन्चिंग एट लो प्राइसेस सो दैट हम मार्केट में पेनिट्रेट कर पाए एंड वंस वी हैव पेनिट्रेटेड द मार्केट, उसके बाद क्या करते हैं? हम ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। ओके, बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी यू कैन गिव ऑफ कंपनी। कौन सी कंपनी? एप्पल। एप्पल जब भी उनका नया फोन लॉन्च करता है, जैसे अभी रिसेंटली एप्पल 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस क्या है? जो नॉर्मल जो डेटा रहता है, जो कैपेसिटी है स्टोरेज की 128 या 256 जीबी, उसकी प्राइस है 1,60,000 एंड 512 अगर आप परचेस करने जाओगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख में जाता है। ओके, वो फोन। तो आपको नहीं लगता ये 2 लाख के लिए फोन बहुत महंगा है? राइट, तो फिर भी लोग परचेस करते हैं। एप्पल प्रो मैक्स जब लॉन्च हुआ था 15, तो लोगों ने इतनी भीड़ की थी कि लाइन लगाना पड़ा, राइट, जिस दिन लॉन्चिंग था। सो बेसिकली एप्पल इज टारगेटिंग दिस कम्युनिटी इनिशियली एंड एप्पल की स्ट्रेटेजी क्या होती है समझिए। पहले जब लॉन्च किया जाता है, जैसे अभी एप्पल 15 लॉन्च किया है, तो प्राइस है नॉर्मल प्राइस जो 128 या 256 जीबी का जो प्राइस है वो 1,60,000 है। तो 1,60,000 में भी एक फोन खरीदना मतलब बहुत महंगा है, राइट। अब नेक्स्ट ईयर में जब एप्पल 16 लॉन्च करेगा तब इसकी प्राइस बहुत कम आएगी। ओके, तो इसकी प्राइस आएगी तब 80,000 के आसपास या 90,000 के आसपास। तो एप्पल क्या कर रहा है? इनिशियली प्राइस हाई चार्ज कर रहा है, एक बार ये कम्युनिटी उन्होंने एब्सॉर्ब कर ली तो आगे वो प्राइस कम करता है। ये हर साल की स्ट्रेटेजी होती है। तो जब भी आपको परचेस करना हो एप्पल, तो जो नया लॉन्च मॉडल है वो परचेस नहीं करना, उसका पहले वाला मॉडल आप परचेस करो, बहुत कम प्राइस में मिलता है। ओके, जब मैंने एप्पल का ये फोन परचेस किया था तो जब लॉन्च हुआ था तो ये भी ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास था, लेकिन लॉन्च होने के बाद जब नेक्स्ट मॉडल लॉन्च होता तब उसकी मार्केट वैल्यू 60 या 70 80 के आसपास थी, तब मैंने परचेस किया था। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। हम क्या मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, आप लोग क्या ये आप जब लॉन्च होता है तब परचेस करना। ओके, सो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी समझ में आया? बेसिकली जब लॉन्च किया जाता है तो प्राइस बहुत हाई होती है, लेटर ऑन द प्राइसेस इज रिड्यूस्ड। एप्पल इज यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी, पहले बहुत कम प्राइस चार्ज करना, ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज करना। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम नेटवर्क की बात करें जियो, मोबाइल की बात करें तो विवो, ओप्पो। जब इन्होंने लॉन्च किया तो बहुत सस्ते में फोन लॉन्च किया था, बहुत सारे फीचर्स भी देते हैं। जियो की अगर हम बात करें तो इनिशियली सब कुछ फ्री में दे रहे थे वो, राइट, नेट फ्री, या जो बैलेंस था वो फ्री, जो टॉक टाइम है वो फ्री, इवन फोन भी 1,500 रुपए में फोन दे रहे थे, राइट। जब उन एक बार लोगों को आदत पड़ गई ये नेट यूसेज करने की, अब उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया 600 650 रुपए 3 मंथ्स का, राइट। तो इनिशियली ये जियो फ्री में दे रहा था, तो वंस पीपल आर गेटिंग यूज्ड देन दे विल ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस। तो ये स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी। आर यू गेटिंग?
तो ये भी आपको डिसीजन लेना रहता है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी यू विल बी यूजिंग व्हाइल लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट. हैव यू अंडरस्टूड? If firm decided to launch the product, available technique of production should be used. कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? should we use labor oriented technique और capital oriented technique? लेबर मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करेंगे, कैपिटल मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी यूज करेंगे. ओके, तो कौन सी टेक्निक मैन्युफैक्चरिंग की यूज करनी है? फ्रॉम वेयर शुड फर्म प्रोक्योर नेसेसरी इनपुट्स, यानी कि रॉ मटेरियल कहां से परचेस करिए. आप ही ने बताया ना सप्लायर कौन है, वो आइडेंटिफाई करना होगा. बेस्ट सप्लायर हमें रॉ मटेरियल परचेस करना होगा. तब मैंने आपको कहा था कि जो कोको कोला एंड से पेप्सी को सप्लाई करता है उन्हीं से हमने इनपुट्स परचेस किया हुआ है. तो ये भी एक डिसीजन रहेगा कि रॉ मटेरियल कहां से परचेस करें. एंड प्राइस क्या होनी चाहिए टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज. कॉम्पिटिटिव एज मतलब एक प्रीमियम एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स. ओके, तो जैसे डीमार्ट का कॉम्पिटिटिव एज है, डीमार्ट क्यों सस्ते में सेल कर रहा है, राइट. तो डीमार्ट अगर सस्ते में सेल कर रहा है, कैन वी से डीमार्ट का एक कॉम्पिटिटिव एज है. कॉम्पिटिटिव एज मतलब कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में एक आपका एक अपर हैंड है, सिंपल वर्ड्स में. ओके, शुड फर्म मेक द कंपोनेंट और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो इंटर में आप डिटेल में सीखोगे इसके बारे में. बहुत बार क्या होता है कि जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं बाहर से मैं फॉर एग्जांपल ये एक पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं. अब इसमें जो रिफिल है, सपोज ये जो रिफिल है मैं क्या कर रहा हूं, किसी दूसरे कंपनी से परचेस कर रहा हूं. ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग इज रॉ मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं. अब इंस्टेड ऑफ परचेसिंग व्हाट वी कैन डू इज हम ये रिफिल खुद के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट. तो ये मुझे डिसीजन लेना है. डिसीजन क्या कि बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स और मेक द कंपोनेंट. जो रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर कर रहे हैं खुद से मैन्युफैक्चर करें या बाहर से परचेस करें, ये क्या आगे नहीं है, मुझे डिसीजन ही तो लेना है. गेटिंग द पॉइंट. तो जस्ट लिस्ट दी गई है यहाँ पे. व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड प्राइस क्या होनी चाहिए. तो कितना मैन्युफैक्चर करे. अब ये ऑप्टिमम आउटपुट डिपेंड करता है कि कितना डिमांड होगा, उसके बेसिस पे हमें मैन्युफैक्चर करना है. ऐसा ना हो कि हमने मैन्युफैक्चर किया 10 लाख यूनिट एंड डिमांड आ रही है सिर्फ 1 लाख यूनिट की. ओके, तब एबनॉर्मल स्टॉक अपने पास क्या होगा, आइडल होगा. उल्टा भी नहीं होना चाहिए, हमने मैन्युफैक्चर किया सिर्फ 1 लाख यूनिट, बाद में पता चला डिमांड थी 10 लाख यूनिट. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में डिमांड कितना एक्सपेक्टेड है, उसके बेसिस पे ही मैन्युफैक्चर करना होगा. नहीं तो क्या होगा, सोचिए कि मार्केट में डिमांड एक्सपेक्टेड था 1 लाख, आपने मैन्युफैक्चर किया 10 लाख, मतलब आपने ह्यूज प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करके रखा है, ह्यूज रॉ मटेरियल का खर्चा किया है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड उतना डिमांड नहीं आया तो सेल नहीं होगा, आपकी कंपनी लॉस में जाएगी. एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ना, मेरा एक क्लाइंट जो हेल्थ कार्ड बना रहा था, उन्होंने मार्केट एनालाइज ना करते हुए क्या किया, इतना हेवी इन्वेस्टमेंट किया, बाद में पता चला उतना सेल हो ही नहीं रहा, तो क्रोर्स में लॉस होने के बाद कंपनी अल्टीमेटली बंद करनी पड़ी. तो पहले आपको डिसाइड करना है कि ऑप्टिमम आउटपुट क्या होना चाहिए. ओके, हाउ द प्रोडक्ट विल बी प्लेस्ड इन द मार्केट, ये इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि कैसे लॉन्च करना. ओके, विच कस्टमर सेगमेंट शुड वी फोकस, रिच क्लास फोकस करना है या मिडिल क्लास फोकस करना है. हाउ टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, उनको किस तरह से सर्विस देनी है हमें. विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी चोजन. तो हमने थम्सअप या क्लोजअप का भी ऐड देखा है जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ह्यूज खर्चा होता है. ऑन द कॉन्ट्री हमने वोडाफोन का या हज का भी ऐड देखा था. तो किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी है ये भी हमें डिसीजन लेना है. एंड मार्केटिंग का बजट क्या होना चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड. एंड लास्ट क्वेश्चन वी कैन से हाउ टू कॉम्बैट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट टेल मी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. पहले तो मुझे बताइए रिस्क क्या होता है. जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो कैन वी से कि देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वड इन द बिजनेस. तो रिस्क इन्वॉल्वड इन द बिजनेस मतलब क्या, रिस्क का मीनिंग क्या है. मनी, मनी ना, मनी इन द सेंस थोड़ा सा इलैबोरेट. व्हेन यू आर सेइंग कि बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क इज इन्वॉल्वड, तो हाउ मनी, नो डाउट मनी के बेसिस पे रिस्क है, करेक्ट, बट थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं कि हाउ मनी इज प्रॉफिट किंवा लॉस. मग सपोज तुमचे एक्सपेक्टेशन होते की 10 लाख प्रॉफिट वाला पाहिजे, ठीक आहे, 20 लाख प्रॉफिट झाला म्हणजे जास्त झाला प्रॉफिट, तुम्ही जे म्हणता ना 50% पॉसिबिलिटी, तर 10 लाख एक्सपेक्टेशन होते, 20 लाख प्रॉफिट झाला तर त्याला रिस्क म्हणू शकतोय का आपण. 10 लाख प्रॉफिट होता आणि 0 प्रॉफिट झाला किंवा लॉस झाला त्याला रिस्क म्हणू शकतो, त्याला रिस्क म्हणू शकतो, राइट. व्हेन यू आर सेइंग मनी, वी हॅव इन्व्हेस्टेड मनी, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, तितके रिटर्न नाही मिळाले तर त्याला रिस्क म्हणू शकतो, राइट.
त्याच्यापेक्षा जास्त मिळाले तर रिस्क म्हणू शकतोय का आपण? जेवढे एक्सपेक्ट केले होते त्याच्यापेक्षा जास्त जर मिळाले तर रिस्क म्हणू शकतोय का? नाही. रिस्क मीन्स what you are expecting and what actually has happening, there is a difference in it. You were expecting की 10 लाख प्रॉफिट मिळाला पाहिजे, ऍक्च्युअल मध्ये प्रॉफिट किती मिळाला? फक्त 4 लाख मिळाला. तर इथं प्रॉफिट मिळाला लागलाय तुम्हाला 4 लाख, पण तुमचे टार्गेट प्रॉफिट पेक्षा कमी मिळालं. कॅन वी कॉल इट एज रिस्क? yes, we can call it as risk. So we can say risk means happening of certain events which is on unfavorable side. Okay, I'll repeat. When you are doing business, as you said, everything is revolving around money only. Suppose मैंने 1 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो मेरा टारगेट ये था कि मुझे 10 लाख का तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, एटलीस्ट 10% से तो रिटर्न मिलना चाहिए, राइट? अगर एक्चुअल में 20 लाख प्रॉफिट आ रहा है तो क्या इसको हम रिस्क कहते हैं? नहीं, कभी रिस्क नहीं कहते. अगर चीजें फेवरेबल साइड में हो रही है तो उसको रिस्क नहीं कहते. सपोज प्रॉफिट आ रहा है 0 रुपीज, या 5 लाख का लॉस आ रहा है, या 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या ये मेरे टारगेटेड से लोअर साइड में है? कैन वी से दिस इज अनफेवरेबल फॉर मी? लोअर साइड में आ रहा है. तो व्हेन what I was expected and what actually is happening, if there is a difference in it and it is on unfavorable side, तो उसको हम रिस्क कहते हैं. ओके, तो टेल मी, risk and uncertainty, are they one and the same or is there any difference in it? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सेम है या डिफरेंस है? डिफरेंस है. क्या है डिफरेंस? अनसर्टेनिटी अनसर्टन नहीं, उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के दोनों अनफेवरेबल साइड में ही होने चाहिए. ओके, फेवरेबल साइड में कभी हम रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं कहते. रिस्क एज वेल एज अनसर्टेनिटी बोथ आर ऑन अनफेवरेबल साइड ओनली. बट व्हाट इज द डिफरेंस? Okay, we can say to some extent uncertainty, natural calamities, etc. But one thing is that कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों केस में अनफेवरेबल है. ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट भले 0 या 4 लाख, दोनों मेरे लिए अनफेवरेबल ही है. ओके, लेकिन डिफरेंस क्या है? रिस्क जो है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. रिस्क जो है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो. ओके, अनसर्टेनिटी इज समथिंग which we cannot predict, which we cannot predict. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे ऑलरेडी पता है कि लॉस हो सकता है, ये मेरे लिए रिस्क है. ओके, कोई नया कॉम्पिटिटर इमर्ज हो रहा है. अब जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो एक नया कॉम्पिटिटर आएगा, तो ये मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा था, राइट? तो दिस इज रिस्क इवेंट. रिस्क मीन्स व्हाट? वी कैन प्रेडिक्ट. अनसर्टेनिटी मीन्स टोटली अनसर्टन. सर्टेनिटी है ही नहीं कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा. जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, 2019 में, एंड 2019 या 20 के बाद कोविड आया. कभी किसी ने प्रेडिक्ट किया रहेगा कि कोविड जैसे कोई डिसीज आएगा? तो दैट वाज टोटली अनसर्टन. अनसर्टन मतलब हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते. दैट इज अनसर्टेनिटी. रिस्क इज समथिंग विच वी कैन प्रेडिक्ट फॉर. रिस्क मतलब अनफेवरेबल इवेंट कह सकते हैं. तो क्या क्या अनफेवरेबल इवेंट हो सकता है ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे आज ये मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा सपोज ये बिजनेस का प्रॉफिट है 20 लाख, ये मेरा आज का प्रॉफिट है. अब मुझे पता है कि फ्यूचर में ऐसे कुछ ना कुछ तो हो सकता है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट नीचे आएगा. जैसे कोई एक नया स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर इमर्ज होता है, ओके, तो मेरा प्रॉफिट 20 लाख से 10 लाख तक आ सकता है. ये मेरे लिए रिस्क है. मुझे पता है कोई ना कोई तो आज ना नहीं तो कल आएगा, राइट? या से फायर टुक प्लेस, तो मुझे पता है आज नहीं तो कई सारे इक्विपमेंट से फायर कैन टेक प्लेस, तो वो अवॉइड करने के लिए मैं इंश्योरेंस लेके रख सकता हूँ, राइट? सो दीज आर समथिंग इवेंट्स जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. तो वॉट एवर प्रेडिक्टेबल इवेंट्स आर देयर, उसको हम कहते हैं रिस्क. टोटली अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स, अनसर्टन, नेम इटसेल्फ सजेस्ट अनसर्टन, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है. ओके, तो दैट थिंग विच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी. ओके, तो वैसे बुक में या मॉड्यूल में कहीं पे भी मीनिंग दिया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस इन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के दोनों अनफेवरेबल साइड में. डिफरेंस क्या है? रिस्क के बारे में हम सोच सकते हैं, रिस्क
वी कैन प्रेडिक्ट, अनसर्टेनिटी हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कब कोई नेचुरल कैलेमिटी आए ये हमें प्रेडिक्टेबल नहीं होता। ओके तो कमिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटी इज एन अनसर्टेनिटी। ओके हैव यू अंडरस्टूड द वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? एक और पॉइंट रीड कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग therefore requires management be equipped with proper methodology, appropriate analytical tools and techniques। तो जब बिजनेस करने में बहुत सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बिजनेस करते टाइम आपके पास एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, सम टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए सो दैट आप रिस्क अवॉइड कर सको। ओके तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो एक नॉलेज बेस, एक मेथोडोलॉजी, एक टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए। तो ये नॉलेज बेस टूल्स एंड टेक्निक्स कौन प्रोवाइड करेगा? हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करेगा। ओके तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स these needs of management by providing large corpus of theory and techniques। Briefly put, business economics integrate economic theory with business practice। ये मल्टीपल टाइम में ये पॉइंट रिपीट कर चुका हूं कि हमें इकोनॉमिक्स क्या पढ़ाता है? इकोनॉमिक थियोरी पढ़ाता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इस इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारे बहुत सारे लॉज हमने पढ़े थे, ये इकोनॉमिक थियोरी में पढ़े थे, राइट? अब ये इकोनॉमिक थियोरी बिजनेस में कैसे अप्लाई होंगे, आप बिजनेस में बेस्ड ऑन दिस इकोनॉमिक थियोरी किस तरह से डिसीजन लोगे, ये हमें कौन पढ़ाएगा? ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो देखिए ये स्टेटमेंट अगर मैं रीड करूं अगेन, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स दिस नीड्स ऑफ मैनेजमेंट by providing large corpus of techniques and theory। Briefly put, business economics integrates economic theory with business practice। तो ये जो इकोनॉमिक थियरी है ये बिजनेस में इंप्लाई करके कौन देगा या अप्लाई करके कौन देगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो तो मोर एलैबोरेटिव मैनर में हम नेक्स्ट लेक्चर में अगेन डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट्स। ओके तो विल कंक्लूड फॉर नाउ। सो टुमारो for only one day we'll be having class till 2:30 only। from Monday onwards regular schedule अपना रहेगा। okay